हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी जिसको हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसका जो है बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो जो पेपर हैं उसका अध्ययन हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। और उस पेपर्स का अध्ययन करने से पहले मैं आपको उन पेपर का सिलेबस बताऊंगा। जैसा कि इस सेमेस्टर में आप लोगों को एक 100 नंबर का पेपर पढ़ना है और 2 ऑप्शनल पेपर पढ़ने हैं जो 50-50 नंबर के होते हैं। उसके अलावा 2 आपको ईपीसी तैयार करना है, जिसमें एक ईपीसी रहेगा किसी फील्ड विजिट या किसी टूर से रिलेटेड, और दूसरा जो दूसरा ईपीसी रहेगा वो किसी सेमिनार या वर्कशॉप से रिलेटेड है। तो इस सिलेबस में, इस जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है, आइए चलिए देखा जाए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीएड का सेमेस्टर 4, इसका सिलेबस हम लोग को देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि इस सेमेस्टर में आप लोगों को 3 पेपर पढ़ने हैं, जिसमें से एक पेपर आपका 100 नंबर का होता है और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसमें कई पेपर होते हैं। तो हमारे यहाँ 2 पेपर आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जिसमें से एक पर्यावरण से संबंधित है, एक फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। तो वो दोनों पेपर 50-50 नंबर के होते हैं। तो चलिए पहले एक एक करके देखा जाए। तो देखिए, इसके जो पहले पेपर का कोड होता है 401 होता है। अब पेपर का नाम क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। यानी क्यूरिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम में भाषा, यानी पाठ्यक्रम में भाषा किस प्रकार से उपयोगी होती है, पाठ्यक्रम में भाषा का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये हर सिलेबस आपको 4 यूनिट में डिवाइड होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। तो देखिए, जो पहला यूनिट है आपका वो नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, यानी ज्ञान और जो इंक्वायरी होती है, यानी जो पूछताछ होती है, जानकारी होती है, उसकी क्या विधियां होती है। ज्ञान और जानकारी की कौन कौन सी विधियां, हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसको पढ़ना है। फिर देखिए, दूसरे यूनिट में पढ़ना है लर्नर, यानी अध्येता या और उनके संदर्भ, कंटेक्स्ट। उसके बाद देखिए, जो तीसरा यूनिट पढ़ना है उसमें पढ़ना है पेडागॉगी प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण छात्र का हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक्सरसाइज करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और इसका हम लर्निंग में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यानी लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, ये पढ़ना है हमको तीसरे यूनिट में। और जो चौथा यूनिट है वो पढ़ना है क्रिटिकल स्टडी ऑफ आईसीटी एंड डेवलपिंग कैपेसिटी, यानी आईसीटी का हमको तुलनात्मक, रचनात्मक या जो है तार्किक रूप से किस प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए, ये देखना है। और जो है क्षमताओं का विकास क्या होता है, यह पढ़ना है। ठीक है, आप देखिए, इसको हिंदी में देख लेते हैं। इस पेपर का नाम क्या है? पाठ्यक्रम में भाषा, यानी यूनिट 1 जो है वो है ज्ञान और जांच, यानी जानकारी के तरीके। इसमें देखिए, हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें पढ़ना है अनुभव का निर्माण कैसे होता है ज्ञान के रूप में, स्कूल के विषयों से इसका एक हमको केस बनाकर, केस स्टडी बनाकर उदाहरण कैसे देखा जाएगा, ये पढ़ना है। उसके बाद सूचना और ज्ञान एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसके लिए भी हम अपने स्कूल के किसी विषय से एक इसका केस स्टडी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद भाषा, सामाजिक संबंध, शक्ति, पहचान और सोच क्या होती है, इसको जानेंगे। उसके बाद ज्ञान, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, ज्ञान और शिक्षार्थियों के बीच क्या संबंध होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए, यूनिट 2 जो है वो है शिक्षार्थी और उनके संदर्भ। इसमें देखिए, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। बच्चों की सोच के वैकल्पिक ढांचे क्या होते हैं, ये जानेंगे हम लोग।
फिर इसमें बच्चे और वयस्क के बीच में जो गलत धारणाएं होती हैं उनको जानना है, कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं ये हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। उसके बाद रोजमर्रा की क्या क्या अवधारणाएं होती हैं और इसके बीच किस प्रकार का ज्ञान उपस्थित होता है, कौन कौन सा ज्ञान इससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये दूसरा यूनिट था। अब देखिए जो तीसरा यूनिट है इसमें हमको पढ़ना है शैक्षणिक अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया, यानी शिक्षण शास्त्र की अभ्यास कैसे हम करेंगे और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मानकीकृत शैक्षणिक तरीकों की महत्वपूर्ण समझ क्या होती है, अवधारणा का निर्माण कैसे किया जाता है, जांच आधारित सीखना क्या होता है, परियोजना आधारित सीखना क्या होता है। इसके अलावा देखिए इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अनुशासनात्मक प्रथाओं की पूछताछ, गैर धमकी देने वाले सीखने के वातावरण का निर्माण। तो ये हमारा तीसरा यूनिट है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग चौथा यूनिट। चौथा यूनिट देखिए क्या है, आईसीटी का आलोचनात्मक अध्ययन और क्षमता का विकास। इसमें हम लोग को देखिए क्या क्या पढ़ना है, शिक्षा और समाज में आईसीटी की भूमिका की आलोचनात्मक जांच, यानी शिक्षा और समाज में आईसीटी किस प्रकार की भूमिका निभाता है उसकी हम आलोचनात्मक जांच करेंगे, यानी आलोचना के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को भी देखेंगे। इसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है आईसीटी के उपयोग में किस प्रकार से क्षमता का विकास होता है। फिर उसके बाद देखिए स्कूलों में और शिक्षक के व्यावसायिक विकास के लिए आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है और इन दोनों के बीच लेन देन का तरीका किस प्रकार का होता है, यानी शिक्षण और शिक्षा की प्रक्रिया में आईसीटी किस प्रकार से आदान प्रदान करता है, ये इसका तरीका क्या होता है इसको देखना है। उसके बाद देखिए ज्ञान और शैक्षणिक तत्वों की क्या प्रकृति होती है, उनके क्या प्रकार होते हैं उसको समझना है और फिर चर्चा करने के लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करना है। तो ये हमको पढ़ना है चौथे यूनिट। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमको ऑप्शनल पेपर पढ़ने रहेंगे, दो ऑप्शनल पेपर, जिसमें देखिए एक ऑप्शनल पेपर का कोड होता है 402A और दूसरे का होता है B। तो इसमें से हमको कई पेपर दिए रहते हैं जिसमें से हमको दो मेन पेपर चुनने होते हैं, जिसमें देखिए पहला पेपर हम लोग जो लेते हैं वो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। इसका भी देखिए 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है। इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो देखिए 50 नंबर का होता है, यानी वो पहला वाला पेपर जो था वो 100 का था, ये 50 का है। इसमें देखिए जो पहला यूनिट है वो हेल्थ एजुकेशन से, यानी स्वास्थ्य शिक्षा से। तो स्वास्थ्य शिक्षा में हमको पढ़ना है सबसे पहले देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, यानी तंदुरुस्ती या तबीयत किसे कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें पढ़ना हमको कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा का क्या लक्ष्य होता है और क्या इसका उद्देश्य होता है। फिर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। इसके बाद हमको पढ़ना है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यानी स्कूलों में संचालित किए जाने वाले कौन कौन से स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद फिर देखना है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, यानी स्कूलों में आयोजित की जाने वाली स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी सेवाओं का आयोजन किया जाता है। इसके बाद फिर देखेंगे इसमें रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यानी स्कूल में स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक शिक्षक का किस प्रकार का योगदान होता है, कैसी उसकी भूमिका होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी यूनिट में शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में हम लोग देखेंगे सबसे पहले शारीरिक शिक्षा होती की क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसकी क्या अवधारणाएं होती हैं। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित लोगों के मस्तिष्क में किस प्रकार की भ्रांतियां होती हैं, गलत धारणाएं होती हैं, जिनको मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या लक्ष्य होता है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि इसका जो सामान्य रूप से शिक्षा है उसका किस प्रकार से संबंध है, यानी शारीरिक शिक्षा और सामान्य रूप से शिक्षा जो है उसका आपस में किस प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इसमें यूनिट 2 जो है वो आपको पढ़ना है, वो है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट, यानी पोषण और संतुलित आहार क्या होता है। तो एक संतुलित आहार के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये आपको पढ़ना है इसमें।
फिर उसके बाद इन कंपोनेंट्स के क्या सोर्स होते हैं, यानी ये जो संतुलित आहार में जो जो सोर्स है वो चीजें मिलती कहाँ से हैं, उसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। फिर संतुलित आहार का क्या कार्य होता है, और फिर इसमें देखेंगे कुपोषण किसे कहते हैं, यानी मल न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर यूनिट 3 में हमको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के आसन के बारे में, यानी पोस्चर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आसन की क्या अवधारणा होती है, इसकी क्या वैल्यू होते हैं, इसके क्या मूल्य होते हैं, इसकी क्या जरूरत होती है। फिर विभिन्न प्रकार के आसन से संबंधित जो विसंगतियां क्या होती हैं, इसके बाद इसको कैसे प्रबंधित किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पर्सनल हाइजीन पढ़ना है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, व्यक्तिगत साफ सफाई क्या होती है, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए पर्यावरण की सफाई क्या होती है, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, ये पढ़ना है। उसके बाद पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी प्रदूषण और वैश्विक तापन क्या है, इसको पढ़ना है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो है चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट जो है इसमें हमको देखिए पढ़ना है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संचारी रोग क्या होते हैं, ये किस प्रकार से फैलते हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनको कैसे फैलने से रोका जाए, ये पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें पढ़ना है हमको फिजिकल फिटनेस, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थता क्या होती है, और फर्स्ट एड क्या होता है, यानी प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, एक व्यक्ति को अपने फर्स्ट एड के लिए किन किन चीजों का बंदोबस्त करके रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे फिजिकल फिटनेस का क्या अर्थ होता है, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसे जो दुर्घटनाएं होती हैं जो आकस्मिक होती है, तो उसमें हम किस प्रकार से फर्स्ट एड का उपयोग करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हैमरेज हो गया, यानी रक्तस्राव हो गया, तो उसमें हम किस प्रकार का फर्स्ट एड इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई, लंगड़ा लूलापन हो गया, यानी गिर गया, उसको पैर में या हाथ में कुछ समस्या हो गई, तो उसका हम प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग में कोई विकृति हो गई, मोच आ गया या कुछ हो गया, तो उसको कैसे हम फर्स्ट एड के द्वारा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का जोड़ उखड़ गया, हाथ का पैर का, तो उसको हम कैसे फर्स्ट एड से उसका उपचार करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के हाथ पैर में टूट फूट हो गई है, तो उसको हम कैसे प्राथमिक उपचार करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का कोई चीज कट गया है, कोई घाव है, और किसी जानवर ने उसको काट लिया है, या फिर उसमें मोच आ गई है, या फिर खिंचाव आ गया है, तो इन सारी चीजों में हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार किस प्रकार से उस व्यक्ति को देंगे कि उसको फर्स्ट एड देने के बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है हमको यूनिट 4 में पढ़नी। ठीक है, आप देखिए उसके बाद आपका अगला जो पेपर है वो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन। जब आप लोग अपना एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें यही 2 पेपर आपको ऑप्शनल में सिलेक्ट करना होगा। उसमें दिए रहेंगे 4-5 पेपर, तो 2 पेपर इसमें से सिलेक्ट करेंगे, और यह पेपर भी देखिए 50 मार्क्स का होता है। तो देखिए यह भी 4 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें देखिए पहला यूनिट जो है हमको पढ़ना है पर्यावरण से संबंधित, यानी पर्यावरण होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या प्रकृति है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, एंड थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट टुडे, यानी हमारे पर्यावरण को किस प्रकार का इससे गंभीर खतरा है, किस प्रकार का भय है कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो हमको क्या नुकसान होंगे, ये चीजें इसमें पढ़नी। उसके बाद देखिए यूनिट 2 जो है वो देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, यानी पर्यावरणीय जो बीमारियां होती हैं, घातक जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, इनका क्या कारण होता है और इनसे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर ग्लोबल एंड लोकल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसका मतलब कि वैश्विक और स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण होता है, उसका क्या कारण होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और इससे कैसे हमको बचाना है, अपने आप को इससे कैसे बचा जाए, इसके बचने के क्या उपाय हैं, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर इसमें हमको पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ये कैसे होता है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान होता है, ये देखना है। उसके बाद फिर हमको देखना है ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, इससे क्या नुकसान होता है पर्यावरण में, किस प्रकार की कमी आती है,
एसिड रेन क्या होता है, यानी अम्ल वर्षा क्या होती है। फिर देखिए पिलर मेल्टिंग क्या होती है, राइज ऑफ सी लेवल, समुद्र का स्तर कैसे बढ़ता है। देखिए विभिन्न प्रकार के जो स्तंभ बनाए गए रहते हैं प्राचीन काल के, वो कैसे पिघलते हैं, तो वो अम्ल वर्षा के वजह से होते हैं। कुछ और भी प्रदूषण कारक होते हैं जिनकी वजह से वो धीरे धीरे पिघलते हैं, धीरे धीरे उनकी साइज छोटी होती जाती है। तो उसी प्रकार से देखिए अगला है कि सी लेवल का, यदि समुद्र का जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और फिर इनके क्या इम्प्लीकेशन है, इनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनसे क्या हानि होगी, इन सारी चीजों को हमको देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो यूनिट 3 है वो है कि सैलिएंट फीचर ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी पर्यावरण जागरूकता के कौन कौन से विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको पर्यावरण जागरूकता के लिए जानना जरूरी होता है, और उनको शिक्षा के द्वारा कैसे लोगों को बताया जाएगा। और सेकेंडरी लेवल पर इस प्रकार से किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जाएगा, सेकेंडरी लेवल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे इसके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें देखनी। उसके बाद देखेंगे प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंजेस अमॉन्ग द चिल्ड्रन, यानी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित बालकों के व्यवहार में, उनकी अभिवृत्ति में किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, उनको कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, उनको कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे उनके अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाई जाए, ये पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी स्कूल किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और संधारणीय विकास यानी संपोषणीय विकास में किस प्रकार से स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये देखना है। उसके बाद देखिए चौथा यूनिट जो है वो बायोडायवर्सिटी से यानी जैव विविधता से संबंधित है। इसमें हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से हम जेनेटिक डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे, उसको बचाएंगे, और इसका क्या महत्व होता है ये देखेंगे। फिर देखेंगे इसमें एनवायरमेंटल प्रायोरिटी लर्निंग टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर, यानी हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को महत्व देते हुए अपनी उसकी उपयोगिता को सीखेंगे, जानेंगे, और किस प्रकार से हम पर्यावरण में बहुत आराम से सुखदायी तरीके से रहेंगे। देखिए यूजिंग एक्शन रिसर्च फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल, क्या ऐसा क्रियात्मक कार्य करेंगे हम लोग, किस प्रकार का शोध किया जाना चाहिए जो है कि पर्यावरण के जो इस दशा को बेहतर किया जाए, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है यूनिट 4 में। ठीक है, आप देखिए उसके बाद है ईपीसी, आपका ईपीसी कोर्स, इसका कोड है देखिए 400E1 यानी ईपीसी 1। इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक में से किन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर आपको फील्ड विजिट की रिपोर्ट बनानी है, यानी आपको वहां पर जाकर वहां से संबंधित जो बातें हैं उससे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और उस रिपोर्ट में आपको बताना है कि उस स्थान की क्या क्या खासियतें हैं, वो स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, उसको स्टूडेंट को क्यों दिखाना चाहिए, वहां जाने से स्टूडेंट को किस प्रकार का नॉलेज मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो उसमें देखिए कौन कौन से जो स्थान है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, जिसमें देखिए कोई सामाजिक सांस्कृतिक स्थल है, कोई म्यूजियम हो सकता है, कोई बोटेनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान हो सकता है, कोई विशिष्ट स्कूल हो सकता है, कोई देखिए तकनीकी संस्थान हो सकता है, कोई शोध केंद्र हो सकता है, कोई ऐतिहासिक स्थान हो सकता है, कोई नैतिक शिक्षा से संबंधित स्थान हो सकता है, कोई समुद्री तटवर्ती एरिया हो सकता है, कोई ट्रॉपिकल एरिया हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको 3 स्थानों को चुनना है और उनकी फील्ड विजिट रिपोर्ट तैयार करनी। ठीक, देखिए इसमें लिखा है स्टूडेंट टीचर्स विल प्रिपेयर ए फील्ड ट्रिप रिपोर्ट एबव एनी 3 टॉपिक, यानी इसमें से किन्हीं 3 टॉपिक को चुनना है और उसको आपको फील्ड ट्रिप रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद देखिए ईपीसी जो है 2 है, उसका कोड है देखिए 400E2, ये आपका जो है सेमिनार या वर्कशॉप से रिलेटेड है। इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स में से आपको
एक टॉपिक का सिलेक्शन करना है और उस पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है और एक पीपीटी फाइल बनानी है। यानी वही पीपीटी फाइल बना के और उसी से संबंधित एक रिपोर्ट बना के उसी का आपको प्रिंट आउट कर लेना है। तो इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें देखिए महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके बाद देखिए सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता है, पॉवर्टी गरीबी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी सूचना और तकनीकी है, उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रणाली है, उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक विभेदीकरण है, उसके बाद देखिए प्रशासन एवं प्रबंधन है, हरित क्रांति है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी पर्यावरणीय जागरूकता क्या है, और स्टूडेंट अनरेस्ट यानी स्टूडेंट के छात्र उपद्रव क्या होता है, विद्यार्थियों के द्वारा जो उपद्रव फैलाया जाता है वो क्या होता है। तो इनमें से आपको किसी एक टॉपिक को इसमें से 2 टॉपिक को आपको चुनना है और उन 2 टॉपिक्स को आपको पीपीटी बना लेना है और उस पर रिपोर्ट तैयार करके फिर आपको अपने क्लास में प्रेजेंट करना है, यानी सेमिनार हॉल में इसको सबके सामने प्रेजेंट करके बताना होगा, इससे संबंधित जो बातें हैं उन सब। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों को 4th सेमेस्टर में ये सारे पेपर पढ़ने हैं और इन सारे पेपर्स में इन सारे टॉपिक्स को भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है, पढ़ना है। इसमें से देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आप लोगों ने कुछ विषयों में पढ़ा होगा। जैसे देखिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको भूगोल में पढ़ने को मिले होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अपने होम साइंस में पढ़ने को मिले होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको लाइफ साइंस या जीव विज्ञान में पढ़ने को मिला होगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनसे आप पहले से परिचित हैं। ठीक है, बाकी जो पहला पेपर है वो आपका थोड़ा सा नया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोग कुछ सेमेस्टर में थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें शिक्षण शास्त्र पेडागोजी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लर्निंग के बारे में पढ़ा है। उसके बाद फिर देखिए आप लोगों ने ज्ञान क्या होता है, सूचना क्या होती है, ये सारी चीजों को आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसका उपयोग करके आप लोगों को फर्स्ट पेपर में भी जो चीजें हैं समझनी है और जाननी है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये 4th सेमेस्टर का सिलेबस बता दिया। अब जब नेक्स्ट क्लास में मैं जब आप लोगों के सामने बीएड का लेकर आऊंगा तो उसमें हम लोग किसी एक पेपर को सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें हो सकता है कि मैं सबसे पहले पेपर 1 पढ़ाऊं, या फिर हो सकता है कि ऑप्शनल पेपर में से किसी एक को आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूं। तो इसमें से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का यह जो सिलेबस है एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दिया जाए। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों को भी साथ साथ इन सारी चीजों को पढ़ते रहना होगा, नोट्स बनाते रहना होगा, और साथ साथ जब चलेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखा जाए। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, और बहुत से स्टूडेंट के पास सिलेबस होगा भी तो वो लोग उसको एक बार देख लेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस एक रास्ते की तरह होता है। यानी हमको किसी स्थान पे जाना है तो हमको पहले उसका रास्ता पता करना होता है कि हमको जाना कैसे है, तो उसी लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।